एक ज़माना था जब कभी कोई बीमार होता था और अगर उसकी माली हैसियत इतनी अच्छी नहीं होती थी तो हम लोग मशवरा देते थे कि भाई सरकारी अस्पताल में इलाज करा लो या किसी खैराती अस्पताल चले जाओ। तो आगे से लोग ये जवाब देते थे कि रहने दे भाई अपना मशवरा, बेहतर है मैं किसी मोहल्ले के किसी डॉक्टर को दिखा दूँ और कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर लूँ लेकिन इलाज बेहतर होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि सरकारी अस्पताल में जो ख्वारी होती है वो बीमार को और ज़्यादा बीमार करती है, बल्कि वो बीमारी बोझ लगने लगती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर उसके पास कुछ पैसे नहीं है तो फिर वो ये रिक्वेस्ट करता था कि वहाँ कोई जानने वाला डॉक्टर है तो बता दें, या कोई और ताल्लुकदार है, कोई कंपाउंडर है, कोई चौकीदार है, बता दें ताकि ना लाइन में लगना पड़े और शायद कुछ मुझे केयर मिल जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट। बिल्कुल, लेकिन अब हालात फ़र्क हो गए थैंक्स टू समवन जो हमारे साथ आज मौजूद हैं कि अब अगर किसी से कहते हैं कि भाई छोटा सा रैश है दिखाओ तो किसी डॉक्टर को, तो सोचते हैं कि बेहतर है कि मैं किसी अच्छे अस्पताल चले जाऊं जहाँ पे हर चीज़ जो है वो काबिल भरोसा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल हम बतौर कौम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इन तकलीफ़ को महसूस किया और ऐसे इदारे बनाए कि जिनके पास जाने के लिए ना हमें किसी रेफरेंस की ज़रूरत है, ना जिस तरह आपने कहा कि इस परेशानी की ज़रूरत है कि तीमारदारी कैसी होगी, दवा सही होगी नहीं होगी, डॉक्टर का क्या बिहेवियर होगा, और आखिर में शिफायाब होने के भी मामलात बनेंगे या नहीं बनेंगे। हम बड़े दवाएं जाली नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, दवाएं भी जाली नहीं होंगी। तो वो पूरा एक एक्सपीरियंस है जो कि ज़ाहिर तीमारदार को और उसके मरीज़ को चाहिए होगा। आज हमारी खुशकिस्मती कि हम आज इंडस हॉस्पिटल में मौजूद हैं जो कि उन्हीं बहुत सारे मसाइल का और उसके अलावा जो और भी कुछ हल हो सकते हैं उन सब का उसने हल पेश किया। और हमारे साथ आज इंडस हॉस्पिटल के बानी, प्रेसिडेंट इंडस हॉस्पिटल और इंडस हेल्थ केयर नेटवर्क, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत हमें खुशी है कि आज आपने स्पॉटलाइट टॉक्स को वक्त दिया और हमें उस तमाम मामले का हिस्सा बनने का और अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने का मौका दिया कि जो खिदमात आप और आपका नेटवर्क हमारे साथ अंजाम दे रहा है। नहीं, वो आपका शुक्रिया जी कि आप आए, और फिर इसके अलावा कि जिस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है तो वो होता है ना दाम दर में सुखने कि आप शामिल उस काफिले में साथ हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ये हम बातें तो बहुत सारी हैं, कोशिश करते हैं कहीं से कुछ सिरा हम पकड़ लें। अगर हम जनरली अपने प्यारे मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में सेहत और हेल्थ केयर का जो मामला है वो अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी से आगे कभी नहीं बढ़ा। सो ऐसे मामलात में आपके लिए बड़ा आसान था कि प्रोफेशनल एजुकेशन आपने ली, फेलोशिप ली, पढ़ते जाते और कहीं काम करते। तो ये क्या तड़प थी कि आप अस्पताल की तरफ आए और बढ़े और फिर बढ़ते ही चले गए और अब बढ़ते ही चलते चले जा रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें अचीव हो गई, एकम्प्लिश्ड, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा बेहतर एकम्प्लिशमेंट है। अगर मैं होता, मैं कार्डियक सर्जन था, प्राइवेट प्रैक्टिस करता, तो क्या होता मेरे पास? हो सकता है 4000 गज का घर होता, हर किस्म की मॉडल की गाड़ी होती, लेकिन आखिर में मियाँ बीवी रह रहे होते उस घर में, बच्चे गायब, इधर उधर जो है उनका तरीका है। गाड़ी कितनी भी गाड़ियाँ हो जाए, चला रहा है, अगर बहुत आला किस्म की गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है, तो बात तो वही है, गाड़ी चलती है जो आपको जगह पहुंचा दे। और जो अकम्प्लिशमेंट आज है उसका अल्लाह ताला का शुक्र, जितना शुक्र अदा करे कम है। रादर के आप सारी उम्र भी सजदे में पढ़ के मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता अल्लाह ताला के कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया। यकीन। जहाँ तक के क्यों, बेसिकली मैंने डॉ मेडिकल कॉलेज से मेरी एंट्री थी और वहाँ पर 1979 में, और उस वक्त का सिविल अस्पताल आज के सिविल हॉस्पिटल से बहुत बदतर था, और वहाँ पर बिस्तर और डॉक्टर तो मिलता था और बाकी आउट ऑफ पॉकेट था। और जो गरीब तरीन लोग आया करते थे, जो कि ख़ास तौर पर इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से आया करते थे, तो हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था। कोई अपनी बकरी बेच के आता, कोई भैंस बेच के आता, कोई अपना घर बेच के आता था। और बहुत सारे वालिदैन को अपनी जवान औलाद के लिए कहते सुना कि अल्लाह इसको उठा ले, क्योंकि ये सौदा बुरा नहीं है कि एक को जाने दूँ और 8 घर में बचा लूँ। तो हमसे कुछ सीनियर 3 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, और उनका काम ये होता था कि जी गरीब मरीजों के लिए दवाइयाँ जमा करना, पैसे जमा करके ब्लड ख़रीद के देना, और वो उनको ब्लड खरीद के दे देते थे, सब कुछ होता था। मैंने भी उसको ऑर्गेनाइजेशन को 1980 में ज्वाइन कर लिया था।
और 1980 में ज्वाइन करने के बाद 81 तक जो, जैसे मैंने कहा कि ब्लड खरीदा जाता था, लोगों के अंदर वॉलंटियरिज्म था नहीं। लोग, एक मरीज़ आया, उसके साथ 50 अटेंडेंट, एक्सीडेंट का केस है, 50 अटेंडेंट है, जहाँ ब्लड की बात की तो सब गायब। तो ये जो ब्लड देते थे वो 84 मवाली होती थी, जो कि ब्लड के अलावा सब कुछ होता था, सब कुछ ब्लड नहीं होता, सारी हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस, तो ये थे। वो स्ट्राइक पे गए 81 में, जिसकी वजह से काफ़ी क्योस हुआ, बहुत सारी अमवात भी हुई। जर्सी स्ट्राइक पे गए? जी अपने पैसे बढ़ाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनका तो इतना रोल नहीं था, वो जो ठेकेदार होता था वही पैसे बनाता था, इनको तो बस इतना मिल जाता था कि वो अपना वो ड्रग्स ले सके। तो ये उस वक्त क्योस हुआ, बहुत सारी अमवात हुई। तो फिर हमने अपने दोस्तों को भी मोटिवेट किया, लेकिन वो स्ट्राइक एक वो थी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो हमने कहा नहीं, वी कांट बी होस्टेड टू दीज पीपल, लेट्स मेक आवर ओन ब्लड बैंक। और पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक पाकिस्तान में बना, जिसको, और मेरी खुशकिस्मती में इसका प्रेसिडेंट डायरेक्टर था। तो बस वहाँ से शुरू हुआ, वो ब्लड बैंक आगे बढ़ा। फिर उसके बाद थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, 1986 से कराची के हालात ख़राब होना शुरू हुए थे, और 1986 में पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाज़ार के अंदर। और उस वक्त मैंने अपना हाउस जॉब शुरू किया था, और मुझे याद है कि जब लोग आना शुरू हुए, इमरजेंसी आना शुरू हुई, तो डेड बॉडीज़ आ रही थी, और उसके साथ ज़ख्मी भी थे। वो सब एकदम जब आपके ऊपर लोड पड़ता है, सिविल हॉस्पिटल कैजुअल्टी बहुत छोटी सी थी, बुरे हालात की थी। और मुझे याद है कि हमारा मेडिकल में एक सिस्टम होता है, ट्रियाज सिस्टम होता है, कि आप देखते हैं मरीज़ को, और फिर ये आखिरी सांस ले रहा है, इसके ऊपर तो आप कोई टाइम न लगाएं, जो ज़ख्मी हैं, जिसको के बचने के इम्कान ज़्यादा हैं, तो आप उसको करना शुरू करते हैं। तो ज़ख्मियों को डेड बॉडीज़ में से निकाला और फर्श पे ट्रीट किया। और उस वक्त लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई, और वो ये थी कि इमरजेंसी के बाहर एक लंबी लाइन थी। क्यों? मीलों लंबी लाइन लोगों की, जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि आप ले लें। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये कौम एक अजीम कौम है। क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कौम कोई भी नहीं है, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, 10/11 का सैलाब हो, या जो भी क्राइसिस देखें, कोविड देख लें, अभी जो सैलाब आता है। तो जिस तरीके से लोग अपना सब कुछ निकाल के चले जाते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाते हैं, जगहें कम पड़ जाती हैं स्टोर करने की। बट मेरी दुआ तो ये होती है कि आम हालात में भी हम वैसे हो जाएं, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। बिल्कुल सही बात है। जब इस क्राइसिस से निकले तो हमने कहा कि हम इस इमरजेंसी को नया बनाते हैं, और कोई अशर शाहिद अब्दुल्ला आर्किटेक्ट के पास हम पहुँच गए। उनसे हमने कहा कि जी हमको एक 100 बेड की इमरजेंसी का वो बना दें प्लान। उन्होंने बना दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर अपनी सुपरविजन भी दे दी। और उस वक्त बजट बना था कोई तकरीबन, पहले हमने 12 करोड़ रुपए का बनाया कि जी ये स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए। लेकिन फिर वो होती है ना कि यार जब बना ही रहे हैं तो एक और अच्छा करते हैं कि सब, हर बेड पे सेंट्रल ऑक्सीजन होना चाहिए, हर बेड पे सक्शन होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए। तो वो पढ़ते पढ़ते कोई 36 लाख पे पहुंच गया। पैसे जमा करने शुरू कर दिए। खुश इत्तेफाक से हमारे पास एक फ़ोटोग्राफ़र थे वहाँ पर, जब जाए हादसा के पास, उसने जाए हादसा की तस्वीर ली हुई थी। बहुत ही हौलनाक तस्वीर, बॉम्ब ब्लास्ट के एरिया की। तो बहुत ही हौलनाक तस्वीर भी थे, आप देख के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। आग लगी हुई है, भगदड़ मची हुई है, इंसानी आज़ा तारों पे लटके हुए हैं, दरख्त की शाखों पे लटके हुए हैं। उससे फिर हमने स्लाइड्स बनाई। तो जब 12 लाख नहीं हो रहे थे, अच्छा 12 लाख का एस्टिमेशन था, 36 का बाद में बन गया, लेकिन 12 तक नहीं पहुंच सक रहे थे हम लोग। तो मेरे एक साथी डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी हैं, तो जो अभी भी मेरे साथ हैं, और तो वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के नज़दीक थे उनके। एक फ्रस्ट्रेशन में कि यार बहुत हो गया, अब इसको 12 लाख करके ख़त्म करें, जान छुड़ाएं, ऐसे निकलते हैं। मैंने कहा यार बेट हो जाएगा कुछ। अच्छा, उससे पहले हमने स्कूल्स में जाके ये प्रेजेंटेशन दी, ड्राइव शुरू की, और उसके बाद जो है ना उनको मनी बॉक्सेस बना के दे दिए, और हम इंतज़ार कर रहे थे, कोई जवाब ही नहीं। आपने कहा मनी बॉक्सेस बना के दे दिए? बनवा के दे दिए। हमारा एक दोस्त था, अच्छा, बेचारे की डेथ हो गई थी, उस्मान रफ़ी, तो उसकी प्लास्टिक की फैक्ट्री थी। अच्छा,
उसने कहा यार देखो मेरे पास ऐसे तो कुछ नहीं है, ये अचार के मर्तबान होते हैं छोटे से, ये प्लास्टिक, ये मैं दे देता हूँ, इसको तुम कन्वर्ट कर लो। तो उसको फिर हमने एल्फी से बंद करते थे, फिर एक उसका एक मोल्ड सा बनाया है, ये खुद किया ये सब हमारे वॉलंटियर्स ने। तो उसमें फिर हमको इलेक्ट्रिक का एलिमेंट से हम उसमें सुराख करा करते थे, सुराख करके फिर स्टिकर लगाया और फिर बच्चों को ये देते थे। जब एक हद हो गई तो उसने कहा बस मैं तो जा रहा हूँ, मेरा इम्तिहान सर पे, तुम संभालो। तो अभी ये मैं उसको यही कहता यार ज़फ़र हो जाएगा हो जाएगा। तो एकदम फ़ोन आया किसी का, तो एक बड़ी प्रिंसिपल थी सिटी स्कूल PSHS ब्रांच की, बड़ी परेशानी में कि बड़े साहब मुझे बहुत घबराया है कि जी हमें कुछ वॉलंटियर्स चाहिए हैं और आप फ़ौरन पहुँचे। तो मैं और ज़फ़र पहुँच गए, 6-7 लोग लिए, हम पहुँच गए वहाँ पर। और जब वहाँ पर दाखिल हुए प्रिंसिपल के ऑफिस, एक बड़ी टेबल पड़ी हुई थी, टेबल के ऊपर सब उन्होंने सारे डब्बे खाली किए हुए थे, तो वहाँ पर एक सिक्कों का पहाड़, पैसों का, और उसको करना शुरू कर दिए। तो पहले स्कूल से 1,25,000 रुपये, और फिर उसके बाद वो कह दी तो 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए 36 में से। और 3 लाख रुपए जो है ना कॉइन्स की सूरत पे थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया वॉज द बिगेस्ट कॉइन। वो 40 बोरियाँ थी। अब उस चैलेंज उसको चेंज कराना, फिर वॉलंटियर्स बैठे, एक थैली में 100 रुपए बनाए उसके, और फिर उसके बाद हम बुल्टन मार्केट में गए और उनसे चेंज करवाया। वो आप होते ना कि नोट लेने के आपको 101 रुपये देने पड़ते हैं, 100 रुपये के 101 रुपये दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। लेकिन इस दौरान हमारी PWD उस वक्त हुआ करती थी, उसने बड़ा तंग किया था, बहुत बड़े अटकाए। तो इनाग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था, तो मैंने अपने साथियों को कहा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह एक दिन एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये ख्वाब तब का है 1987, 86 में शुरू हुआ, 87 में बन गया। तो कबूलियत की घड़ी होगी वो कोई। बिल्कुल, वो बस उस वक्त हमें वो यही होता है कि मैं कहता था कि जो ख्वाब हम समझते हैं ख्वाब वो होते हैं हम जो सोते में देखते हैं, असल ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल वेल सेड, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मेरे ये दोस्त वो जो साथी थे हम डिस्पर्स हो गए, कुछ ये लोग ज़फ़र, अमीन, ये लोग बाहर चले गए, कोई UK चला गया, कोई आइलैंड चला गया, कोई US चला गया। मैं पाकिस्तान में रहा। मेरे वालिद साहब को पैराप्लीजिया था, तो वो मुझे कहा करते थे, क्यों वो भी सोचते थे कि बेटा जो है ना इंटेलिजेंट है, इसकी भी ख्वाहिश होगी बाहर जाके पढ़े। तो मुझे कहा करते थे बेटा तुमको, हालांकि मेरा जहन आई वॉज वेरी क्लियर कि मैंने जो करना है यही करना है, कि वालिद साहब की क्योंकि फैमिली का एक ही डॉक्टर था। तो मुझे कहा करते थे बेटा तुमको इस मुल्क में इतना मिलेगा जो तुम्हारे दोस्तों को नहीं मिलेगा। तो बस वो वजह मदी। तो ख्वाब 1987 में देखा, जो शर्मिंदे ताबीर 2007 में हुआ, और फिर नथिंग लुकिंग बैक। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये तो चले बड़े होके ख्वाब या आपको एज के साथ क्लैरिटी आती है। अगर हम और पीछे जाएं, जब अब्दुल बारी एक छोटा बच्चा था, तो आप कैसा चाइल्डहुड था? कितने बहन भाई आप लोग? माशाल्लाह 7 भाई और 4 बहनें। अच्छा माशाल्लाह। और आपका नंबर उस ऑर्डर में? मेरा नंबर होगा, बीच में मेरे 4 भाई तो मुझसे बड़े थे, फिर मैं आ जाता हूँ 2 भाई छोटे थे। सही, तो 2 बहनें बड़ी और 2 बहनें। बीच में मेरे बड़े भाई थे जो बीच में थे, बिल्कुल बीच में बिल्कुल बीच में थे। तो आप कैसे बच्चे थे? मैं आम बच्चा नहीं था, जो शरीर बच्चा जिसको आप कहते हैं, शरारतें करता है, वैसा नहीं था। मैं एक सीरियस बच्चा, फोकस बच्चा, पढ़ाकू बच्चा, और जो है लेकिन ऐसा भी नहीं कि खेलने वाला, मतलब स्पोर्ट्स में हॉकी में बहुत खेलते थे हम लोग, क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन ज़्यादा हॉकी खेलते थे, क्योंकि उस वक्त इथॉस बहुत सारी थी। हमारे घर का एक अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी घराना था, कुछ वो थे प्रिंसिपल्स थे कि जी हम मगरिब के अजान से पहले घर पे होना होता था। ये तो यूनिवर्सल लॉ था हमारे बचपन के ज़माने, 80s 90s का। बिल्कुल। और अच्छा एक मोहल्लेदारी भी बहुत थी ना, आप जैसे ही अपने मोहल्ले में दाखिल होते ना, आप सीध हो जाते थे ना, कि कोई भी मोहल्ले का अंकल किसी ने देख लिया आपको, तो आप बिल्कुल ऐसे शरीफाना तरीके से जा रहे होते। कोई भी किसी वक्त आपको टोक सकता था, थप्पड़ भी मार सकता था,
और अगर आप घर जाके शिकायत करते 2 और पढ़ते थे कि तुमने कुछ किया होगा। हर बड़ा ताया, हर बड़ा चाचा, चाहे वो आपका है या मोहल्ले का है, तो वो दौर था। तो और फिर ये कि पढ़ाई था, पढ़ने का भी एक छोटा घर था, सब उसी में थे, लेकिन रातों को पढ़ना। और फिर क्योंकि मैं उस वक्त से ही मेरा था कि मैंने डॉक्टर बनना है। अच्छा, फैमिली में कोई और डॉक्टर है? नहीं, कोई और नहीं। कोई भी नहीं, आप अकेले डॉक्टर? अब हैं, लेकिन उस वक्त मैं एक था। सही। अच्छा, फिर आप जब डॉक्टर बन रहे थे उस वक्त ये जो जज्बा था कि मैं कुछ करूँगा, उस वक्त मतलब जज्बा इस लेवल का था या बस इतना था कि हाँ इंसानियत की खिदमत करूँगा? नहीं, जब जैसे मैंने बताया था कि PWA से शुरू हुआ तो फिर कहानी वहाँ से शुरू, वहीं से शुरू हो गया। तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा, उससे पहले भी जब कॉलेज में भी, स्कूल के ज़माने में भी लीडरशिप मेरे अंदर हमेशा रही है। मैं हमेशा क्लास मॉनिटर रहा, फिर प्रीफेक्ट भी रहा हर स्कूल का। जहाँ मैं गया तो मुझे वो मिलती रही। somehow I was on the leading role। तो उसने ग्रूम बहुत किया, उसमें ट्रेनिंग बहुत की। PWA को मैं समझता था, हम जब उस वक्त थे तो हम ये सोचते थे कि हम बड़ी खिदमत कर रहे हैं लोगों की, मरीज़ों को दवाइयाँ मिल रही हैं और ब्लड भी मिल रहा है, सब कुछ है। लेकिन PWA वॉज एन इंस्टीट्यूशन जिसने लीडर बनाया। मतलब हम नेगोशिएशन कैसे करनी है लोगों से, लोगों को मिलना कैसे, टीम बिल्डिंग कैसी है। और उसमें एक अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर हमारा एक इथॉस था कि कोई भी तस्वीर किसी की नहीं होगी। कोई भी तस्वीर अच्छा। किसी की भी हमारे सोवेनियर्स में नहीं होती थी। अच्छा, बगैर तस्वीर, सिर्फ एक आदमी की तस्वीर लगाई थी हमने। जो हमारा एक हाइजीन टूर होता था, नॉर्थ की तरफ जाते थे, तो वहाँ पर एक्सीडेंट में हमारा एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी। तो वो PWA का ट्रेजरर था, तो उसकी तस्वीर एज ए नॉबेचरी लगी थी। लेकिन आज तक किसी नहीं, यहाँ तक कि मैं जब जर्मनी गया था एज ए स्टूडेंट ब्लड फ्रैक्शनेशन की ट्रेनिंग के लिए, जब मैं वापस आया तो एक दिन प्रोड्यूसर इकबाल हैदर PTV के जो थे, उनके वालिद साहब प्राइवेट विंग में दाखिल थे सिविल हॉस्पिटल के। उनको ब्लड की ज़रूरत हुई। जब वो ब्लड बैंक में आए तो देखा बड़ा ज़बरदस्त ब्लड बैंक है। तो मैंने कहा कैसे है? तो किसी ने कहा जी वो डॉक्टर बारी हैं, अब्दुल बारी यहाँ के हैं वो, और अभी अभी जर्मनी से वापस भी आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। उस ज़माने वो एक नौजवानों का प्रोग्राम करते थे फरोज़ा, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी आपको बुलाया है उसमें। तो फिर ये हमारी कैबिनेट में गया कि उसके ऊपर के डिस्कशन के बारी जाए कि ना जाए। 8 घंटे की मीटिंग हुई और उसके बाद हमने कहा कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि हम समझते हैं कि जी इस पे बारी को तो वो हो जाएगा, लेकिन PWA का इतना वो नहीं होगा। तो हम जब वहाँ गए तो लोग तो सिफारिशों से घुसते थे, हम वहाँ मना करने गए थे कि जी अब नहीं आ रहे। अच्छा, तो वो चीज़ की जो है। और दूसरी चीज़ जो है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग में जब आप घर आते थे, नाम से आप बताया, पेरेंट्स ने वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, पूछा कैसा दिन गुजरा। और फिर जब शुरू होते थे माँ बाप तंग आ जाते थे कि आप एहसास होता है कि जी तो यही कहना कि ये हो गया, आज इतने ब्लड आ गए, इतनी डोनेशन हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो हर कन्वर्सेशन का एंड एक ही बात पर होता था। मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहा करते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो हमेशा एक कहा करते थे कि मियाँ ख्याल रखना कि मैं ना आए। वो इतनी दफ़ा कहा गया, इतनी कि हैमर करता है, लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं, मैं कहता हूँ ये सब झूठ है। वो कर रहा है अल्लाह कर रहा है, हमारा तो बस एक ज़रिया है। अच्छा, वालिदैन की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी सबकॉन्शियस की आवाज़ बन जाती हैं, और वो हमें जब भी वो मैं आने लगती होगी तो आपको वो वही आता है ना? बिल्कुल आता है, बिल्कुल। अच्छा, चलें अब वापस आते हैं। आपने इरादा किया कि मैं कैसा अस्पताल बनाऊंगा, तो उसके बाद जब अस्पताल बनाना शुरू किया तो उस वक्त क्या चैलेंजेस थे? एक तो सबसे पहले चैलेंज तो ये, सबसे बड़ा चैलेंज ये कि इसको कि जी एक क्वालिटी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोगों को हज़म कराना, क्योंकि वो कहते हैं पागल के एक पागल का ख्वाब है, और ये पागलों का ख्वाब है कि जितने सारे लोग हैं ये कहते हैं कि मतलब ये मेरे अपने साथियों को भी कन्विंस करना कि जी ये फ्री चल जाएगा मुश्किल था। और जब ये बात होती है, कुछ लोगों को जमा भी किया, बहुत सारे लोग ये कहा करते, तो उन्होंने कहा चलो शुरू कर देते हैं, बाद में किसी वक्त इसको इधर उधर कर देंगे। तो मेरा हमेशा ये था कि जी ये सवाल ये होता था कि चलो बन जाएगा, चलेगा कैसे? मैंने कहा अल्लाह चलाएगा। तो इंडस की बुनियाद जो है ना यकीन के ऊपर है।
जब डॉक्टर साहब इस काम का आपने इरादा किया तो दिल में तो एहसास था कि ये आसान काम नहीं है, इरादा कर लिया है, लेकिन इरादा करना तो चले मैं समझता हूँ आसान काम है, उस इरादे को बरकरार रखना और हर आती हुई मुश्किल में ये सोचना कि नहीं आगे बढ़ो, अच्छा नहीं ये चली जाएगी, ऐसे बहुत सारे मामलात आए होंगे जहाँ हिम्मत टूट गई होगी और आपने कहा होगा कि बस किसी तरह निकल जाएं। तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जहाँ आपने कहा कि यार अब इरादा मुतज़लज़ल है और कोई मदद आ गई और उसने फिर इरादा मजबूत कर दिया? देखिए, बात ये कि कभी भी ऐसी इरादे में जो कोई वो नहीं हुआ कभी भी कि रुकावट, कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। चैलेंजेस जो कि हर एक में होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट बिजनेस भी हो, उनको भी होते हैं, कैश फ्लोज के इश्यूज आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन ये था कि एक फोकस थे और ये करना है, और उसको बाद फिर जिस तरीके से अल्लाह की मदद आती रही और वो चलता रहा। जैसे चैलेंज ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें अब आप सोचें ना कि जी हमने ये बिल्डिंग बन रही है, जब शुरू करा ठेकेदार को बोला शुरू कर दो, जब पैसे आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं कि ये बेसिकली जो जगह है, यहाँ पर एक इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल होता था। एक पाकिस्तानी डॉक्टर नज़ीर काजी अबू धाबी में थे, ही वॉज पर्सनल फिजिशियन शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान। वो कुवैत वॉर चल रही थी तो उन्होंने सोचा कि यार ये क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल होते हैं तो इस्लामिक मिशन क्यों नहीं हो सकता। तो उन्हें 20 एकड़ जगह यहाँ हासिल की और उसके बाद वो खुद उनकी वाइफ अकम्पलिश डॉक्टर जो मतलब शेख ज़ैद के पर्सनल फिजिशियन, और उन्होंने आके ये जगह ली और यहाँ पर काम शुरू किया, नर्सिंग कॉलेज बनाया, ये बिल्डिंग खड़ी की, स्ट्रक्चर हो गया। 92 लेट 80s से शुरू हुआ था, 92 में नर्सिंग कॉलेज शुरू, हालात बहुत ख़राब थे तो कुछ आप उनके घर पे फायरिंग शायरिंग हुई तो वो छोड़ छाड़ के चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। उनके बाकी साथियों ने कोशिश की, ये चलाए, नहीं हो सकता था। जब हम देख रहे थे जगह तो किसी ने हमसे कहा कि आप ये क्यों नहीं ले लेते, तो फिर उनको 1 साल लगा, उनसे कन्विंस हुआ और फिर हमारा एग्रीमेंट हो गया, हमने ये टेक ओवर कर लिया। और फिर उसके बाद हमने काम शुरू करा दिया। ठेकेदार को बोला काम शुरू करो, जब पैसे आएंगे दे देंगे, बस एक मेहरबानी करना कि बिल दे देना, अच्छा, ताकि मांगने में आसानी हो। तो एक दिन मैं यहाँ से निकला, हमारे एक डोनर थे जो कि थाईलैंड पे रहते थे, तबलीगी जमात के थे, वो आए हुए थे, तो मैंने उनसे टाइम लिया और मैं उनके पास पहुँच गया। जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो मेरी जेब में 3 लाख रुपए के बिल्स थे और 10 लाख रुपए के बिल थे, और अकाउंट चेक किया तो 3 लाख रुपए उसमें। तो उनके पास पहुंच गया, उनको मैंने कहा कि ये एक अस्पताल बनाना है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हॉस्पिटल बनाना है और क्वालिटी केयर करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी है। वो खूब हंसे, मुझे कह नहीं आया, कोई ये गुड़िया गुड्डी की शादी का खेल नहीं है, इसमें तो पूरा आपको बहुत पैसे लगते हैं, आपको पता है? मैंने कहा जी मुझे पता है, बहुत लगते हैं। तो कहते हैं तो बनना मुश्किल, चलो मैंने मान लेते कि बन गया, चलेगा कैसे? मैंने कहा जी अल्लाह चलाएगा। कहे वो तो ठीक है अल्लाह चलाएगा, लेकिन जैसे उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा जब हम कहते हैं अल्लाह चलाएगा, अगर मगर लेकिन की गुंजाइश नहीं, मेरे नज़दीक ये शिर्क है। तबलीगी आदमी थे, कहते डॉक्टर साहब हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह चलाएगा, लेकिन अल्लाह भी आसमान से तो नहीं फेंकेगा ना, कोई जरिया होना चाहिए। मैंने भी मौका समझा, मैंने कहा आप दे देंगे। अच्छा, कहने मैं दे दूँ, लेकिन मैं मर गया और मेरे बच्चे ना दें। मैंने कहा मेरा स्टांस वही है कि अल्लाह चलाएगा। आप बहस कर रहे हैं, आप समझते हैं आपके बच्चे के पास एक ऑप्शन है, मैं समझता हूँ आपके बच्चे के पास 3 ऑप्शन है। नोइंग यू, आपने ऐसी तरबियत तो की होगी कि वो आपकी सुन्नत को जारी रखे। दूसरा ऑप्शन यह है कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को आपसे 2000, 3000, 4000 गुना ज़्यादा दे, मुझे 4000 गुना ज़्यादा देते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो आपको खदशा है कि वो चेंज ना करे, अल्लाह किसी को दे के वापस ना ले। अगर ऐसा है, अगर ऑप्शन पहला है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा है तो सुभान अल्लाह, और तीसरा है तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने किसी आदमी को डिफ़ाइन कर दिया, वहाँ से टेक ओवर कर लेगा। तब उन्होंने कहा कि जी आप कितने सीरियस हैं। मैंने कहा मैं समझता हूँ कुर्बानी के बगैर किसी का मिशन विजन पूरा नहीं हो सकता। वो आपकी जान की भी होती है, आल औलाद की भी होती है, आपके पैसे की भी होती है। तो जिस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल में कैजुअलिटी अपना कार्डियक सर्जरी के डिपार्टमेंट बना रहा था, तो उस वक्त मेरी तनख्वाह 3000 रुपये थी।
अगर मैं एक ओपन हार्ट प्राइवेट में करता तो मेरी साल की तनख्वाह निकल आती, और मैं दिन में 2 तो बड़ा आराम से कर सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने शरफ नहीं दिया। और मैं एक किराए के घर पे रहता था। मेरे पास सुजुकी FX गाड़ी थी जो चलती थी, और मेरी शादी हो चुकी थी। मेरा बड़ा बेटा 1 साल का था। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मेरी फर्स्ट कज़न है। मैं हूँ पेशावर से। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे फादर कराची शिफ्ट हो गए थे, तो मेरी पैदाइश और तालीम कराची की है। मेरी वाइफ पेशावर में ही पढ़ी बड़ी है, वो भी डॉक्टर है। तो मैं उनसे कहा करता था कि जी, वो मुझे कहा करती थी कि मैं आपके साथ हूँ आपके मिशन में, और लेकिन चैरिटी बिगिन एट होम। तो हमारे घर पे कोई छत होनी चाहिए, हमारे सर पे कोई छत होनी चाहिए, हमारा छोटा घर होना चाहिए। मुझे कोई बड़े घर की शौक नहीं है, लेकिन अपना होना चाहिए। कल कला को आपको कुछ हो गया, मैं क्या करूँगा। तो मैं उनसे कहा करता था, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं इस दुनिया में, करोड़ों झोपड़ियों में रहते हैं, घरों में किराए के घर पे रहते हैं, हमारी किस्मत में होगा हो जाएगा। ये चीज़ें होती रहती थी। मैं उनको कन्विंस करता था, कुछ वो करती थी। तो एक दिन मैं घर आया तो मुझसे देखा आज बड़ी बेगम साहबा खुश हैं, खाना वाना भी अच्छा बना हुआ था। तो वैसे ही मैं मजाक कर रहा था कि क्या बात है कि आप कुछ खुश हैं। कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मजाक में मैंने कहा कि आज अम्मी का फ़ोन आया था पेशावर से, आपके कहते नहीं कुछ भी नहीं। तो जब ये शाम को मुझे कहने लगी, आज सुबह जब अखबार में मैंने इश्तिहार देखा है कि सऊदी अरब में कार्डियक सर्जन की ज़रूरत है, 60,000 रियाल तनख्वाह है, और आप जो है ना, आपका वार्ड बन रहा है, 2 साल तो लगेंगे। 1 साल के लिए चले जाएंगे, कुछ पैसे हो जाएंगे, घर भी बन जाएगा, सेविंग भी हो जाएगी। मैंने मना कर दिया। फिर मेरे बचपन के दोस्त की खिदमत हासिल की कि आप इसको समझाओ। वो एक दिन पहुंच गया मुझे समझाने के लिए। तो मैंने उसको कहा मैं नहीं जा रहा। कहते क्यों नहीं जा रहे? मैंने कहा मेरे पर कर्ज है। कहते हैं नहीं फिर ऑल द मोर रीज़न कि तुमको जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं बहुत है, करोड़ों में। कहते हैं यार तुमने किया तुम्हारी शक्ल से नज़र नहीं आता है। या जुआ खेला? तो मैं सीरियस हुआ और मैंने उसको कहा कि यार बात यह है कि मैंने लोगों से पैसा लिया, एक डिपार्टमेंट बना ले कि मैं वापस नहीं आया। लोग ये कहेंगे बारी बहुत ख़राब आदमी था, तो ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन आइंदा किसी कॉज के लिए कोई पैसा नहीं देगा, ये बहुत बड़ा नुकसान है, तो मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसने मुझे कहा कि यार बात तो सही है, लेकिन तुम कोई घर का फ़ैसला करो, ये तुम्हारा मिशन पूरा नहीं होगा, ये रोज़ रोज़ की चेक से नहीं होगा। आई डोंट नो कुछ सेविंग है? मैंने कहा तो नहीं है। उसने मुझे ऑफ़र किया। मैंने कहा मैं कर्ज़ नहीं लेता, मुझे खौफ आता है कल कल मर गया, बीवी बच्चे क्या, ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, लायबिलिटी छोड़ गया है। तो उस पर फिर उसने कहा कर्ज़ हंसना है, जब हो दे देना, जब नहीं हुआ तो मर गए तो मैंने दावा नहीं करूँगा। मैंने मना कर दिया, चला गया। और फिर मैं इसके बाद जब सोने के लिए कोशिश करते रहे, 1 2 3 बज गए, तो मैं उठा। फिर मैंने वज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी और 2 रकात नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे कोई सही फ़ैसले की तौफ़ीक़ अता कर। और ये दुआ ख़त्म नहीं हुई, जैसे कुछ हुआ नहीं, मैं सो गया। सुबह मैं उठा और मैंने 3 काम किए। सबसे पहले अखबार बंद करा दिया। दूसरा, मेरे अपनी वाइफ के बेटे की पैदाइश से पहले वाइफ OMI हॉस्पिटल में जॉब करा करती। उनका नज़रिया ये था कि बच्चे मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बच्चे जब स्कूल गोइंग होंगे तब से मैं काम शुरू करूँगी। मैंने उनको कहा आप फैमिली मेडिसिन कर लो, और उसमें ये होगा कि तुम बच्चे जब स्कूल जाएंगे तुम काम करना, उनके आने से पहले वापस आ जाना। और मैंने उनको इनरोल करा दिया सिविल हॉस्पिटल में MCPS के लिए। वो पहली दफ़ा सिविल अस्पताल गई, और जो जहाँ के हालात देखे उनको, लेबर रूम में गई हैं तो बिल्लियाँ घूम रही थी, प्लेसेंटा खा रही थी। तब उनको एहसास हुआ कि मेरा मियाँ बहुत बड़ा काम कर रहा है। उस दिन से मेरे साथ खड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ऑपरेशंस के हेड हैं। कुछ एक हमारा मदर एंड चाइल्ड के हॉस्पिटल हैं, क्लिनिकल ऑपरेशंस देख रही हैं। तो वो। और तीसरा काम क्या था? तीसरा काम ये किया कि मैंने दोस्त से फ़ोन किया और मैंने लेके एक छोटा सा घर ले लिया, और बेगम को यही घर है, और बस यही सब खुश। बच्चों की मैंने कहा जहाँ सेक्रीफाइस है, तो हम लोग बच्चों को यूँ बड़ा होते देखते, क्योंकि सुबह दे करते। तो एक दिन मुझे डॉक्टर फराह मुझे कहने लगी कि कल हसन ने एक बड़ी अजीब बात कही। वो 3 साल का था उस वक्त।
मैंने कहा ऐसी क्या बात कर दी? कहने कल हसन कह रहा था कि बाबा एक दिन हमारे घर आए थे ना, तो कहने मैंने उसको कहा नहीं बेटा वो रोज़ आते हैं तुम सो रहे होते हो। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को मैं सुबह स्कूल खुद छोड़ूंगा, और नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक तीनों बच्चों को आप ही ड्रॉप करते? मैं सुबह ड्रॉप करता था। फ़र्क कहा करती थी मुझे कि ये आप रात को देर से आते हैं, थके हुए होते हैं, ड्राइवर है वो छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं ये नहीं करना। वो जो बॉन्डिंग हुई है ना वो बच्चों का, वो बहुत बड़ा अच्छा, छोटे बच्चे होते हैं वो एक बड़े की शिकायत कर रहा होता है कि इसने ये कर दिया, कल ये समोसा खा लिया, ये कर दिया। अच्छा जब ये मेरी स्टोरी ख़त्म हुई तो ये 20 मिनट की हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, तो उन साहब ने कहा ठीक है डॉक्टर साहब 10 करोड़ रुपए। मेरी जेब में 10 लाख के बिल थे, मेरे अल्लाह ने 10 करोड़ भेजे। फिर हमारे 35 करोड़ रुपए लगे। अच्छा ये शख्स अकेले नहीं थे, 99.99% लोग यही कहा करते थे। किसी ने 1 महीना, 6 महीना, साल दिया कि आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। आज 17 साल के हम हो गए। 150 बेड से शुरू हुआ था, वो 350 बेड पे चला गया, और अभी आप और एक्सपेंड कर रहे हैं। और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर आगे कोई पाकिस्तान का पूरा, तो इसकी जिम्मेदारी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। लोग मुझसे सवाल एक ज़रूर करते हैं जो आपने नहीं किया, लेकिन मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब इस वक्त हमारा ऑपरेशनल बजट 57 बिलियन रुपीस का है, 57 अरब रुपए का ऑपरेशनल बजट। ये पूरे नेटवर्क की मैं बात, और ना कोई कैश काउंटर है हॉस्पिटल में, ना कोई रेवेन्यू स्ट्रीम है, नो कोई, अभी तक कोई नहीं है। तो और हमारे कोई 10,000 साढ़े 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब आपको नींद कैसे आती है? अरबों रुपए ये सब कुछ है। तो मेरा जवाब ये होता है कि मेरे घर वालों को मुझसे सिर्फ एक शिकायत है कि मैं बिस्तर पर लेटने से पहले सो चुका होता हूँ। इतने सुकून की नींद आती मेरा है नहीं, मैं कर नहीं रहा। जो ज़ात करती है सिर्फ करवाया जा रहा है, जो ज़ात करती है उसके बाद न वक्त की कमी है, न सफ़र की कमी है, न वो सोता है। उससे कह देना है कुन फयकुन और हो जाना है। ये हमने बहुत दफ़ा देखा। अब मैं बता रहा था कि शुरू में हमने मेडिकल इक्विपमेंट की कोई 10 करोड़ रुपए की एलसी खोल दी। बैंक में कुछ नहीं था, ज़ीरो मार्जिन के ऊपर। बैंक ने थोड़ा सा वो किया, तो हमारे जो चेयरमैन थे उस ज़माने में, तो वो बड़ी इंडस्ट्री के थे, उन्होंने बैंक वालों को कह दिया खोलो भाई ज़ीरो मार्जिन के ऊपर। तो एक दिन एक मशीन हमारी एंजियोग्राफी की मशीन थी, कोई तकरीबन 4 करोड़ रुपए की, उसकी एलसी खोल दी गई थी। अब ये बिल्डिंग बन रही है, तो जो है वो कैथ लैब की जो एक दीवार को हमने खुला रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ से मशीन में चढ़ना था। तो एक दिन हम लोग शाम के वक्त बैठे हुए थे, मैं थे, ज़फ़र, अख्तर अजीज़। तो अख्तर साहब वो देख रहे होते थे यहाँ पर, तो मुझे कहने लगे यार भाई वो एंजियोग्राफी मशीन कब आई? मैंने कहा क्योंकि वो ठेकेदार पीछे पड़ा हुआ है कि सर मेरा काम रुका हुआ है। मैंने कहा एनी डे, क्योंकि एलसी खोले हुए हमारे कोई 4 महीने हो चुके थे, वही टाइम पीरियड था। कहना पैसे वो तो नहीं आए। लिटरली वो कुर्सी से नीचे गिर गए, कहते भाई तुम करते क्या हो? अच्छा हमने लोगों को भेजे हुए थे, रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। अच्छा हमारी बातचीत चल रही थी तो एक फ़ोन बजा मैंने फ़ोन उठाया तो एक फाउंडेशन से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बारी बात कर रहे। जी बिल्कुल, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी थी, कल हमारे बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें आपकी ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है, अब चेक किसके नाम बनना है? तो मैंने कहा जी इंडस हॉस्पिटल के नाम बनना है। वही एंजियोग्राफी मशीन का था। अच्छा मैं टेलीफोन पे बात कर रहा हूँ तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है, मेरा ये जो है ना वो TCA का एक DHL का एक लिफाफा आता है, और जब लिफाफा खोलते हैं उसमें शिपिंग एडवाइस है कि अगले हफ्ते आपकी मशीन पहुँच रही है। तो मेरा अल्लाह प्लान करता है ऐसे प्रिसाइसली। तो मुझे अख्तर साहब कहने लगे यार बारी अल्लाह मियाँ इतना टेंशन में क्यों रखते हैं, पहले से भेज दे, 10 दिन पहले भेज देते। तो मैंने कहा नहीं ये भी अल्लाह मियाँ सही करते हैं, क्योंकि आप अल्लाह पे रुजू करते हैं। नहीं तो जब आप इस तरह चले फिर तो आप गए या मैं ही कर रहा हूँ, मैं उसके पास गया, उसने कहा पैसे लो ख़त्म, और फिर आप डाइवर्ट हो जाते। क्या बात है। आपने बताया 57 अरब का ऑपरेशनल बजट, 13 आपके हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है पाकिस्तान भर में, ब्लड डोनेशन के आपके सेंटर्स हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं,
मज़ीद एक्सपेंशन हो रही है, मेरा ख्याल शायद कहीं 1500 बेड्स के ऊपर प्लान है अब जाने का। तो लाहौर में 600 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो, वो इसके अलावा है। जी, जी, और वो भी ज़ाहिर है डोनर बेस्ड है सारा। जी, सब। सो ये इतनी एक्सपेंशन के साथ अब आप इसमें कितनी और इजाफा देख रहे हैं 57 अरब के बजट में? देखें हम आज 300 बेड का हॉस्पिटल कराची, 350 बेड का कराची ऑपरेशन इज ओनली तकरीबन $1 बिलियन अ मंथ सिर्फ कराची, और ये 350 बेड पे है। जब हम 1500 पे चले जाएंगे तो आप कर लें, मैथ्स हो जाएगा। हमने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सुने थे, अरबों रुपए की बात नहीं सुनी थी। हम लोग करोड़ों में भी बड़ी मुश्किल से जाते थे, लाखों की बात होती थी। मुझे याद है PWA के लिए मैं एक दफ़ा हसन आबदी BCCI के थे, वो तो जब कराची आते थे वो कुछ घंटों के लिए आते थे अपने जहाज़ में। 1 साल लगा उनसे मुझे मिलने के लिए। अच्छा, उस ज़माने में 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, 1500, 2000 मैक्सिमम, या 10,000 2000 मैक्सिमम जो डोनेशन मिला करती थी। तो साल के बाद मुझे मौका मिल गया, उन्होंने मुझे बुला लिया। इट वाज जस्ट 30 सेकंड्स। मैं दाखिल हुआ, मैं बैठा भी नहीं। उन्होंने कहा यस आई हैव रेड योर पेपर, विल डू समथिंग। ये मुलाकात है टोटल? मुलाकात हुई, मैं बाहर आ गया। 2 हफ्ते के बाद एक ख़त आया भाई, पोस्ट से एक ख़त पहुंच गया हमारे पास, BCCI का ख़त था। उसको मैंने खोला तो चेक देखा तो यकीन ही नहीं आया आंखों को, 2,40,000 का। और मुझे याद है कि उसकी फ़ोटोकॉपी गए कि तमाम वर्कर्स में जेबों में रखी होती थी कि ये 2,40,000 आए थे। तो अब मुझे तो लगता है हम ट्रिलियंस में घुसने वाले हैं किसी को। अच्छा, एक तरफ तो ये इतनी सारी माशाल्लाह एफर्ट है, और एक जगह कहीं मैंने सुना आपने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि इंडस हॉस्पिटल में बंद कर दूं। वो क्या हुआ और क्यों आपने इसके पीछे क्या इंटेंशंस थी कहने? देखिए, बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना हेल्थ केयर को प्रायोरिटाइज नहीं है। हुकूमतों की भी प्रायोरिटी वैसी नहीं है। जो बजट का आप 1.1% भी नहीं आता तो GDP का, तो आप क्या सूरत कैसे बेहतर होगा, और उसको भी सही तरीके से नहीं होता है। लेकिन हमको दुनिया में हर जगह जो है ना प्राइमरी केयर को इफेक्टिवली एड्रेस किया, बुनियादी सेहत को लोगों के लिए, और प्रिवेंशन एंड बुनियादी सेहत वो हो जाए तो वो करें। अब मैंने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने चेंज की है तो अब मेरा ख्याल ये है कि उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि हमारे हॉस्पिटल, और एक दिन ऐसा आएगा। जब हम कैजुअल्टी बना रहे थे तो एक साहब मेरे पास, ये मफरूज़ा ऐसा नहीं है, 1986 के एंड में एक साहब मेरे पास आए, और इस मुल्क की पहली एम्बुलेंस जो कि मर्सिडीज़ की एम्बुलेंस आई थी उस वक्त, वो डोनेशन में लेके आए। तो फिर जब वो जाने लगे तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब अगर आप कहें तो मैं पूरा अस्पताल डोनेट करा दूँगा। अच्छा, जब एक जूनियर डॉक्टर हाउस ऑफ पे क्या ये क्या बात कर रहे हैं कि पूरा एक अस्पताल वहाँ से डोनेशन हो जाएगा? तो मैंने कहा आप कैसे करा लेंगे ये? उन्होंने कहा मसला ये है कि हॉलैंड में हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं क्योंकि मरीज़ नहीं है। या बच्चों का हॉस्पिटल है या बूढ़ों का हॉस्पिटल है, जवानों पे कोई है नहीं, तो हॉस्पिटल खाली पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा बंद करो उसको, क्योंकि इतना इफेक्टिव प्राइमरी केयर कहता है। ये 1987 की बात है। आज हम उस वक्त, जैसे आज हम हैं 2024 में जी। आज हम ये सोच रहे हैं कि हमको हर शहर में एक अस्पताल बनाना चाहिए कि ताकि जाके ये पूरा हो। देखिए, आप $1 अगर आप प्राइमरी केयर पे खर्च करते हैं, आप $42 टर्शियरी केयर पे सेव करते हैं। डायबिटीज़ हो गया, उसको कंट्रोल कर लेंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी, आंखें ठीक रहेंगी, गुर्दे ख़राब नहीं होंगे, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फालिज नहीं होगा, तो वो प्रोडक्टिव आदमी अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। तो इसमें बहुत कुछ, ये वो वाली मिसाल मैंने सुनने में लग रही है जैसे डेंटिस्ट कहते हैं ना, अगर आप फ्लॉस कर लेंगे तो रूट कैनाल से बच जाएंगे। बिल्कुल, तो ये वही मिसाल, बिल्कुल वही चीज़ है। तो आप ये क्यों, अब वही सवाल जो कि फिर आप क्यों कहते हैं कि ये बंद हो जाए तो अच्छा है, वो इसके पीछे यही सोच है? सोच यही है कि जो आप काश की ज़रूरत ही ना हो। देखिए, ज़रूरत ही ना हो तो जो ट्रिलियन से वापस आना बजट शुरू हो जाएगा बिलियंस में। अभी तो कितनी मल्टी ट्रिलियन वो बन जाएगा। अच्छा, इंडस हॉस्पिटल ने बहुत सारी जगहों पे, ऐसी जगहों पे पहुंचा जहां पर शायद डॉक्टर लोगों ने देखा ही नहीं था।
ख़ासे अरसे की पहले की बात है, मैं राजनपुर कहीं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने इंडस हॉस्पिटल की एक बोर्ड देखी और मुझे यकीन नहीं आया। मैं समझा शायद किसी ने वो कहीं रंग मिला होगा, किसी ने उस पर वो रंग कर दिया होगा ऐसे ही। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये प्रॉपर ऑफिशियल ये मोबाइल क्लिनिक है ये। सो इस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी डेफिनेटली। देखिए हमारा प्रायोरिटाइज हमारा ये है कि वी विल गो वेयर द हेल्थ इज़ अनरीचेबल। कराची शहर में बैठ के, लाहौर में बैठ करके, पिंडी में बैठ करके ये चैरिटी करना या एक खिदमत खल करना, इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू इट। और आराम से ठंडक में बैठे हुए बेडरूम में टेंशन हो रहा है, काम हो रहा है, चल जाएगा। असल तो वो है जिसको नहीं मिला। देखिए जब वो पहली दफ़ा हमारी बोट वहाँ गई थी ना, तो उस वक्त पाकिस्तान को बने 73 साल हो चुके थे। उससे पहली दफ़ा वहाँ के लोगों ने डॉक्टर की शक्ल देखी थी, पहली दफ़ा। उफ, ओह, सवाल नहीं होगा हमसे। और ऐसे बहुत सारे आपके नॉर्दर्न पार्ट के इलाके के ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर हेल्थ केयर है नहीं, वहाँ पर होम डिलीवरी होती है और जो देसी टोटके होते हैं वो करते हैं। होम डिलीवरी में जो कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो वहाँ से ले चारपाई पे 4 आदमी कंधे पे लेके नीचे आते हैं। 6-7 घंटे नीचे पहुँचते हैं, जब तक रोड तक पहुँचते हैं माँ भी मर जाती है, बच्चा भी। और बर्फ़बारी के सीज़न में तो रोड्स ब्लॉक होते हैं, वो भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे अभी शुरू में प्रोग्राम के कि ये ज़्यादा डोनेशंस पे चल रहा है लेकिन डोनेशंस के अलावा भी अगर कोई भी काम शख्स इस इंटरव्यू में आपके वैसे भी आपका काम देख के मुतासर होता है, और एक तरीका तो ये है कि अगर हम आपको सपोर्ट करना चाहें तो डोनेट करें, कोई और तरीके से कोई वॉलंटियर करना चाहे तो वो कौन कौन से तरीके हैं? देखिए बड़ा सिंपल सी बात है कि एक होता है कि आपके अपने जिस्म की ज़कात देना, अपने माल की ज़कात देना। वॉलंटियर आपके हर किस्म के आ सकते हैं, यहाँ मरीज़ को आके गाइड कर दें। हमारे कैंसर केयर जो सबसे बड़ा यूनिट है, बच्चों के साथ आके और लोग आते हैं, वॉलंटियर करते हैं, वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ करते हैं। और ब्लड डोनेट करके कर सकते हैं। और फिर उसको सस्टेन करने के लिए हम कोई अरबों रुपए नहीं चाहिए हमको। इस अस्पताल को चलाने के लिए कोई बहुत बड़े अरबों रुपए की कहानी नहीं है। मैं कराची के आदमी को सिर्फ 1 लाख आदमी 10,000 माहाना रेगुलर बेसिस पे देता रहे तो महीने में 1 अरब रुपए जमा हो जाते हैं। तो ये तो खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो गया। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन एक सवाल जो लोग बहुत पूछते हैं वो ये कि ये सस्टेन कैसे करेंगे, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी। तो हमने इसको एक इदारा बनाया, कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया, और ये वही PWA ने जैसे दिया कि जब वहाँ पर आप दाखिल हुए तो 5 साल बाद आप निकल जाते हैं, फर्स्ट ईयर में नए लोग आ जाते हैं। तो वही फिलॉसफी यहाँ पर है कि इदारा बन जाए, एक ऑर्गेनाइज्ड है, जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो सबसे टफ कानून के तहत तो ये सेक्शन 42 कंपनी, जिसके ऊपर विजिलेंस बहुत है, मॉनिटरिंग बहुत है। ये आसान था कि हम 4 दोस्त मिल के अपना ट्रस्ट बनाते, हमारे बाद हमारे बच्चे आ जाते, वो चलाते। लेकिन ये तो अगर मेरी अपनी ज़ाती होती, मेरा अपना ज़ाती बिजनेस है, मेरे बच्चे चलाएं, सब कुछ करें, ये पब्लिक मनी है तो मैं उनकी पब्लिक से चलाता हूँ, तो वो चलता रहे, इंस्टीट्यूशन चलता रहे। तो मैं 2 साल पहले आई वॉज फाउंडिंग CEO फॉर 15 ईयर्स। वो छोड़ के मैंने डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी को हैंड ओवर किया कि अब आप CEO हैं 3 साल के लिए, उसके बाद कोई दूसरा आ जाएगा। फिर कोई इसका क्राइटेरिया होगा? क्योंकि आपने मेरे उस सवाल का जवाब दे दिया जो ऑफ एयर में पूछ रही थी ना, कि जब एक इदारे का सरबराह। वो भी दूसरी चीज़ ये कि अब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको सेल्फ सस्टेनेबल करना है। जैसे मैंने अपने अस्पताल बंद करना है, अल्लाह से दुआ करता हूँ इतनी उम्र देते हैं, उसी तरीके से सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। और वो ये देखिए, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ ज़कात हमेशा रहेगा, ये एक इंडाउमेंट है। इस्लामिक हिस्ट्री में सारी जो पब्लिक सर्विस की चीज़ें थी, ये सब जो है ना औकाफ से होती थी, वक्फ पे होती थी। तो औकाफ हम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत हो भी गया, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपनी बिजनेसेस में हिस्सा डालना शुरू कर दिया है। कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अब यहाँ बूढ़े माँ बाप रह गए हैं उनके साथ, उनके लिए तो अब वो बहुत सारे लोगों ने अपने घर एंडाव कर दिए कि जब हमारे नाम कर देते हैं, और फिर इसके साथ जब तक वो जिंदा है वो रहेंगे, और जब उसके बाद जिस तरह को ऑर्फनेजेस लोगों ने दिए, अपने घर दिए, कि तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर लोग कर रहे हैं।
और पाकिस्तान में लोग सर टैक्स दें ना दें, चैरिटी ज़रूर देते हैं। ये बात तो हकीकत ये हमारे कौम की बड़ी एक बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए और ख़ुद हमारे लिए भी आप ज़रा ये बताइए कि हस्पताल क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र करता है और कौन सी ऐसे स्पेशली ट्रीटमेंट्स हैं जो कि वैसे बहुत एक्सपेंसिव हैं लेकिन इंडस हॉस्पिटल उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। देखिए, हमारे तमाम सर्विसेज अभी मौजूदा हैं, तमाम सर्विसेज हैं मेडिकल की। दो तीन चीज़ें नहीं हैं इस वक्त। एक तो ये कि न्यूरो साइंसेज नहीं है अभी, दूसरा हमारा बड़ों का कैंसर नहीं है, हमारा बच्चों का है और बच्चों का बड़ा हॉलिस्टिक है। तो आपको ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है और यहाँ पर मरीज़ पूरे पाकिस्तान से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, ईरान से आते हैं, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, जो वर्कर क्लास है जिनके पास इंश्योरेंस नहीं, वो लोग आते हैं। और फिर यहाँ पर हमारा उसको चलाने के लिए बच्चे जो है कैंसर का डायग्नोसिस का मतलब है एक डेथ वारंट, जैसे ही वालिदैन के लिए कि मर गया ये बच्चा, तो वो उसको फिर उनको हॉस्पिटल में आके उनको चाइल्ड फ्रेंडली बनाना, हमारी साइको सोशल डिपार्टमेंट है जो उसको लेके चलाता है, जिसमें बच्चों की तमाम नीड्स को देखते हैं। अब शहर से बाहर से आते हैं तो यहाँ पर उनके रहने का इंतज़ाम करना, उनके लिए हमारी एक रेजिडेंसी है जिसके अंदर वो जाते हैं। फिर बच्चों के लिए सोशल नीड्स होती हैं, फिर उनको मसरूफ़ रखना, एक प्ले एरिया हमने बनाया हुआ है जहाँ पर बच्चे बाहर जा नहीं सकते हैं। और फिर दूसरा ये होता है कि बच्चे जो है ना, जब यहाँ पर एक ये कैंसर ट्रीटमेंट 2 साल चलता है, 2.5 साल चलता है, तो दूसरा शौक जब मिलता है जब वो क्योर हो जाते हैं, सब कैंसर सर्वाइवर हो जाते हैं, तो जब वो अपने दोस्त बिछड़ जाते हैं उनसे। तो हमने 5 साल पहले एक स्कूल हमने शुरू किया है, हॉस्पिटल स्कूल किया, जिसमें उन बच्चों को इंडिविजुअलाइज कोर्स करा के हम उनका कराते थे कि ताकि वो लोग वो करें। तो जो है आपको पता है कि अगर बच्चों का जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है तो 2 से 2.5 साल का होता है, तो उस दौरान बच्चे को आप स्कूल नहीं जाने देते क्योंकि इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। तो जब बच्चा क्योर होके जाता है, सर्वाइवर बन के जाता है, वापस जाता है, तो स्कूल अपने क्लास स्कूल में जाता है तो अपने सारे दोस्त बिछड़ जाते हैं, वो नीचे क्लास में आ जाता है। तो 5 साल पहले हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक स्कूल बना दिया कि यहाँ पर हर बच्चे को सुबह 9 बजे से 12 बजे जब आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पर उसका हम स्कूल कवर करते हैं। शाह वलायत स्कूल से हमारा एक MOU साइंड है, सर्टिफिकेशन वहाँ से होती है। फिर जब ग्रेजुएशन होती है तो हम उनका एक कॉन्वोकेशन करते हैं, उसी तरीके से गाउन बनाया, टोपी बनाया, और वो एक ट्रीट होती है। क्या बात। फिर जो इवेंट्स होते हैं, 14 अगस्त मनाना, ईद के दिन केक काटना, फिर उसके बाद मैंने सुना था कोई ईद बाज़ार भी आपने रमज़ान में हम लोग हर रमज़ान में आखिरी हफ्ता एक ईद बाज़ार लगाते हैं जहाँ पर स्टॉल्स लगे होते हैं। ये सब हॉस्पिटल के अंदर ये सब इसके उसी प्ले एरिया को हम कन्वर्ट कर देते हैं बाज़ार के अंदर, और फिर जाते हैं बच्चे आते हैं उसी तरीके से जैसे वालिदैन के साथ जाएंगे, कपड़े लेंगे, जूते लेंगे अपनी पसंद के, बच्चियाँ अपने लिए चूड़ियाँ लेंगी, कोई ज्वेलरी लेनी है, मेहंदी लगवानी है, बच्चे हाँ एक ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी की भी नहीं होगी ज़िंदगी, बिल्कुल कभी गरीब तरीन लोग कहाँ पर वही पुराने कपड़े पहना दिए। तो उनके लिए एक ऐसे ही बच्चे जब जाते हैं वापस जो ट्रीट होके चले जाते हैं, तो वो बच्चे बहुत सारे वैसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल थे, अफ़गानी आए, उर्दू समझ के उर्दू में बात करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें, मैथ्स उनको आ गया। और बहुत सारे बच्चे जैसे होते ना कि वो वहाँ पर जाए स्कूल में नहीं थे, आउट ऑफ स्कूल थे, बच्चों को स्कूल में नहीं डाला, तो कहते हैं माँ बाप से कहते हैं हमें स्कूल जाना है, स्कूल जाऊँ कहते नहीं जाना, अच्छा नहीं जाना, मैं फिर बीमार हो जाऊँगा, अस्पताल चला जाऊँगा। तो ये आउट ऑफ स्कूल वाला भी बचता है। तो ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करो। एक्सपीरियंस उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। वो खुशी से आते हैं, कहने लगा हुआ होता है, अभी तैयारी होती है और यहाँ पर मतलब जो टीचर होती है उसको वो मतलब बयान कर रही होती है कि मैं उसको कहते बेटा तुम जाओ, तुम नहीं मुझे जाना है, स्कूल आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉलिस्टिक केयर करते हैं। और ये मैं सलाम पेश करता हूँ उन बच्चियों को जो हमारे साइको सोशल किए हैं, क्योंकि एज अ डॉक्टर होते हुए भी जब मैं वहाँ जाता हूँ, कभी विज़िट करता हूँ, तो एक आँखें नमनाक हो जाती हैं, क्योंकि प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे, और जितना मोहब्बत से। एक दिन मैं गया तो एक अफ़गानी बच्चा छोटा दौड़ता हुआ आया और मेरे पास में गले लग गया उसको। तो वो फील जब यहाँ आती है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड बैंक भी हमारा यहाँ इंडस हॉस्पिटल पे बड़ा प्रोफेशनली मैनेज्ड है। जी बिल्कुल। तो आप उसके बारे में भी कुछ मुख्तसर देखिए, हमारा एक इंडस हॉस्पिटल की जो ग्रोथ हुई है ना, वो उसको प्लान नहीं थी।
कोई आदमी मेरे पास आया और मैंने देख लिया उसका पैशन कैसा है कि तो उसने कहा मुझे मेरा ये विजन है कि मुझे ये करना है। तो एक वो शख्सियत है डॉक्टर सबा जमाल जो हमारी ब्लड सेंटर की वो हेड है, उनका ये ख्वाब था कि इस मुल्क में सेफ़ ब्लड मिलना चाहिए हर एक को। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी इस मुल्क में 90% ऑफ ब्लड इज़ अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 90%। और जो थैलेसीमिया के बेचारे बच्चे हैं उनको वो सब हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो जाते हैं। ओह माय गॉड। ठीक है, ज़्यादातर। तो वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया एक ब्लड सेंटर्स के लिए। 4 ब्लड सेंटर्स हम चला रहे हैं। हमारा कराची का ब्लड सेंटर जो है ना, एक सार्क रीजन का पहला ब्लड बैंक है जो AABB एक एक्रेडिशन सोसाइटी है वर्ल्ड की, जिससे हम रजिस्टर हुए हैं विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसे टीम मिली जिसने उसको यहाँ का पहुँचाया। और वो देखिए, मैं पहले 2018 तक मैं सुबह डाउ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी था। मैं सुबह वहाँ जाता था, यहाँ मैं 3 बजे पहुँचता 2018 तक 18 तक, और 2007 में हमने ये शुरू किया। और मैं सुबह वहाँ जाता था, 3 बजे यहाँ पहुँचता था। उस दौरान हमारी ये सारी एक एक्सपेंशन हुई है, ये 10 13 हॉस्पिटल, 15 हॉस्पिटल, फिर ये ब्लड सेंटर्स और फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर जहाँ आर्टिफिशियल लिम्ब बनते हैं, कॉकलियर इम्प्लांट का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। जो वो एक ट्रीट होती है जब वहाँ पहली दफ़ा अपने बच्चे की आवाज़ सुनती है। सो हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रा वो भी बताइए कि वो कैसे बच्चों के लिए उसकी अफादियत है और वो इंडस हॉस्पिटल उसमें क्या सर्विसेज दे रहा है। जी देखिए, कॉकलियर इम्प्लांट उन लोगों बच्चों में होता है जो पैदाइशी बहरे होते हैं। नॉर्मल इंसान भी जब पैदा होता है, जब वो सुन सकता है तो फिर वो बोलता है, क्योंकि जब वो सुनता है आप उसको कहें कि माँ, जब माँ की आवाज़ सुनता है, माँ करता है अम्मा अम्मा, तो वो इसी तरीके से होता है। जो भी आप सिखाएंगे वो सीख लेगा। लेकिन ये बच्चे जिनकी सुनने की सलाहियत नहीं होती तो बोल भी नहीं सकते। तो अब एक चीज़, इसको आप ये समझ लीजिए बायोनिक ईयर है। अच्छा। तो एक इलेक्ट्रॉनिक का एक इलेक्ट्रोड जाके ब्रेन में लग जाता है और सिग्नल्स पहुंचते हैं, जो ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो कि मखसूस होता है बोलने की और सुनने की ताकत से। तो वो जब सुनता है तो वो फिर बोलना शुरू होता है, जिसके लिए अगर 1 साल से पहले, जब बोलने से पहले अगर उसको हो जाए तो उसकी इतनी ज़्यादा आपको वो नहीं करानी पड़ती फिजियो, जबकि बाद में स्पीच थेरेपी बाद में बड़ा होता है तो वो करानी पड़ती है, तो वो बोलना शुरू हो जाता है। और ये बहुत एक्सपेंसिव है, तकरीबन $10,000 का सिर्फ वो है डिवाइस जो है। बाकी सर्जरी वगैरह कॉस्ट करके इस वक्त कोई तकरीबन 80 लाख पे लोग प्राइवेटली मिलता होता है और यहाँ हम फ्री कर रहे होते हैं। और तकरीबन 200 से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर। उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि वो आपको 1-2 साल तक उसकी वो करानी पड़ती है स्पीच थेरेपी वगैरह। तो पेरेंट्स की और उन बच्चों की क्या इंप्रेशंस होती है? देखिए, जो नॉर्मल बच्चा ये वैसे ही है जैसे कि चश्मा आ गया आपके पास, बिल्कुल नॉर्मल स्कूल में चले जाते हैं। अब जो बच्चे जो आपको स्पेशलाइज स्कूल में जाना होता है, साइन लैंग्वेज सीखनी होती है। अच्छा, मेरे जहन में 2-3 सवाल आ रहे थे। जिस तरह पेपरलेस है सब कुछ, तो यकीनन कोई सिस्टम में एंट्री होती होगी लोगों के लिए पेपरलेस है, ताकि लोगों को रसीद ना काट के दी जाए। तो जो आपका कोई ना कोई मैनेजमेंट सिस्टम होगा ना, जिसमें आप नज़र रखते होंगे कि अच्छा इतने लोग आए, इतने लोग गए। क्या आप लोगों ने कोई ऐसा बनाया है सिस्टम जिससे आपको ये पता चलता है कि हाउ मेनी लाइव्स यू हैव टच्ड और चेंज्ड? नहीं, सारा ये तो जब पेपरलेस तो ज़िंदगी आसान हो गई ना आपके पास कंप्यूटर पे सर्वर पे सारे मौजूद है। आपको ना कोई रिकॉर्ड रूम बनाना पड़ेगा, जो कि इस वक्त जिस तरीके से हमारे मरीज़ तकरीबन रोज़ाना कोई 3,500 मरीज़ तो कराची इस हॉस्पिटल में आते हैं। ऑन एवरेज हम मंथली कोई 500,000 मिलियन पेशेंट पूरे नेटवर्क पे देखते हैं। 500,000 मिलियन? जी 500,000 मिलियन पेशेंट, और ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो नंबर्स तो बहुत अकड़होड़ा देखे जा चुके हैं। बहुत सारी ज़िंदगियों का इम्पैक्ट बहुत होता है, तो वो हमको हर एक चीज़ का इम्पैक्ट देखना होता है, डोनर्स को भी बताना होता है कि सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, और फिर उसी डेटा के बेसिस पे हम अपनी प्लानिंग भी करते हैं। तो हमने डे 1 पे ये डिसाइड किया था कि ये पेपरलेस हो। हमारी फर्स्ट हायरिंग जो थी ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की थी, और डॉक्टरों को उनके साथ बिठा दिया कि जो आपको चाहिए उनको बता दें, सिस्टम बना दें। मैं आउट ऑफ शेल्फ लेके आता तो हर एक के नखरे होते कि ये पता नहीं इसमें ये खराबी, इसमें खराब। अब जो भी है सियाह और सफ़ेद उनका है, मैं कोई इसको अब नेक्स्ट वर्जन भी शुरू हो गया, इसके ऊपर काम हो रहा है माशाल्लाह। ज़बरदस्त, क्या बात है। कोई हमारे व्यूअर्स के लिए डॉक्टर साहब आपका कोई मैसेज? देखिए, बात ये है कि जो काम ये हमारा नहीं है,
हम सब का है, सब कुछ है, और इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो एक्सपेट पाकिस्तानी हैं, जो जिनको मैं कहता हूँ वो ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं, उनके दिल पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान से चला गया लेकिन पाकिस्तान उनसे नहीं किया। यहाँ कोई छोटा सा पटाखा पहुँचता है, वो कहते बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो टेलीफोन लाइनें ब्लॉक हो जाती हैं। तो वो, और फिर एक गिल्ट फैक्टर भी होता है कि जी अब जिस मुल्क में बन के गए वहाँ से तो अब कुछ करना भी चाहते हैं। और लोग, जैसे आपने कहा था कि जी डोनेशन के अलावा भी कोई बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ से आते हैं, यहाँ पर परफॉर्म कर, यहाँ पर सर्जरीज भी करते हैं। हमारी एक ऑर्थोपेडिक्स की टीम आती है, हर साल आती है। इस साल अभी 2 महीने पहले आके गई, कोई तकरीबन 220 ऑपरेशन उन्होंने किए। नी रिप्लेसमेंट्स हैं, हिप रिप्लेसमेंट्स हैं, स्पाइनल सर्जरीज की हैं, और ये सारे जॉइंट्स भी वो साथ लेके आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक चीज़ बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ पर नई नई चीज़ें भी आ रही हैं। तो वो भी कह रहे, तो वो यही है कि दाम में दर में सुख में, इसको चलना चाहिए, ये कारवां चलता रहे। हम कहते हैं कि अकेले ही चले थे हम, जाने में मंजिल लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। रादर में बनता नहीं कहता, मैं कहता हूँ बढ़ता गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। डॉक्टर साहब की शख्सियत और जो खिदमात हैं, मेरा ख्याल उस पर हम जितनी देर बात कर सकते हैं और करते रहें वो शायद ख़त्म नहीं होंगी। अभी आप जब ये कह रही थी तो मुझे एक बड़ा फराज का एक शेर मेरे जहन में आया। हम अक्सर अपने ड्राइंग रूम्स में बैठते हैं और शिकवे शिकायत करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की जो बात है वो बिल्कुल मेरा ख्याल उस बात की तशरीह है जो फराज ने कही कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो डॉक्टर साहब ने अपने हिस्से की शम्मा जला दी है, जिसका उजाला हम तक पहुंच रहा है और उन तमाम लोगों तक पहुंच रहा है जो उससे फैज़याब हो रहे हैं। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसमें, जैसा डॉक्टर साहब ने ख़ुद कहा कि दामे दिरमे सुखने कदमे, हम इनके साथ कदम बढ़ाएं और इस कॉज़ को और आगे बढ़ाएं। हम हमेशा स्पॉटलाइट टॉक्स में कहते हैं कि नामुमकिन तो कुछ नहीं, लेकिन माविश आज हमने नामुमकिन को मुमकिन होते जिया है, बिल्कुल और देखा है। और मेरे लिए तो बड़ा इंस्पिरेशनल है, आपके लिए मेरा ख्याल मुझसे ज़्यादा इंस्पिरेशन आपके लिए है, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी ऑफ कोर्स इंस्पिरेशनल है। और हम सब भी और आप सब भी, हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस कार्य खैर में हम हाथ बढ़ाएं, ताउन करें, डोनेशंस के थ्रू, वॉलंटियरिज्म के थ्रू, और इसको और आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और देखते रहिए स्पॉटलाइट। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी।